बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी ने चंपारण की जांच को सत्य और अहिंसा के एक बड़े प्रयोग के रूप में देखा। इस लड़ाई को उन्होंने कम से कम धनराशि से जारी रखा। नील की खेती करने वाले मजदूर रोजाना अपना बयान लिखवाने आते थे। ऐसे बयानों को खुफिया पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में ही लिया जाता था, ताकि इन बयानों में ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई कायम रह सके। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय साथी। ब्रजकिशोर बाबू और राजेंद्र बाबू की तो एक अद्वितीय जोड़ी थी। उन्होंने अपने प्रेम से मुझे इतना पंगु बना दिया था कि उनके बिना मैं एक कदम भी आगे जा ही नहीं सकता था। उनके शिष्य कहिए अथवा साथी शंभू बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणी बाबू और रामनवमी बाबू, ये वकील लगभग निरंतर मेरे साथ रहते थे। विंध्या बाबू और जनकधारी बाबू भी समय समय पर साथ रहते थे। ये तो बिहारियों का संघ हुआ। उनका मुख्य काम था लोगों का बयान लेना। अध्यापक कृपलानी इसमें सम्मिलित हुए बिना कैसे रह सकते थे? स्वयं सिंधी होते हुए भी वे बिहारी से भी बढ़कर बिहारी थे। मैंने ऐसे सेवक कम देखे हैं। वे जिस प्रांत में जाएं, उसमें पूरी तरह घुल मिल जाने की शक्ति हो और जो किसी को ये मालूम ना होने दें कि वे दूसरे प्रांत के हैं। इनमें कृपलानी एक हैं। उनका मुख्य काम द्वारपाल का था। दर्शन करने वालों से मुझे बचा लेने में उन्होंने जीवन की सार्थकता समझ ली थी। किसी को वे विनोद करके मेरे पास आने से रोकते थे, तो किसी को अहिंसक धमकी से। रात होने पर अध्यापक का धंधा शुरू करते और सब साथियों को हंसाते रहते थे, और कोई डरपोक पहुंच जाए तो उसे हिम्मत बंधाते थे। मौलाना मजहरुल हक ने मेरे सहायक के रूप में अपना हक दर्ज करा रखा था और वे महीने में 1-2 बार दर्शन दे जाते थे। उस समय के उनके ठाट बाट और दबदबे में और आज की उनकी सादगी में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे बीच आकर वे हमसे हृदय की एकता साध जाते थे, पर अपनी साहबी के कारण बाहर के आदमी को वे हमसे अलग जैसे जान पड़ते थे। जैसे जैसे मुझे अनुभव प्राप्त होता गया, वैसे वैसे मैंने देखा कि चंपारण में ठीक से काम करना हो तो गांव में शिक्षा का प्रवेश होना चाहिए। लोगों का अज्ञान दयनीय था। गांव के बच्चे मारे मारे फिरते थे और माता पिता 2 या 3 पैसे की आमदनी के लिए उनसे सारे दिन नील के खेतों में मजदूरी करवाते थे। उन दिनों वहां पुरुषों की मजदूरी 10 पैसे से अधिक नहीं थी। स्त्रियों की 6 पैसे और बालकों की 3 पैसे थी। 4 आने की मजदूरी पाने वाला किसान भाग्यशाली समझा जाता था। साथियों से सलाह करके पहले तो 6 गांवों में बालकों के लिए पाठशाला खोलने का निश्चय किया। शर्त यह थी कि उन गांवों के मुखिया मकान और शिक्षक का भोजन व्यय दें। उसके दूसरे खर्च की व्यवस्था हम करें। यहां के गांवों में पैसे की विपुलता नहीं थी, पर अनाज वगैरह देने की शक्ति लोगों में थी, इसलिए लोग कच्चा अनाज देने को तैयार हो गए थे। महान प्रश्न यह था कि शिक्षक कहां से लाए जाएं। बिहार में थोड़ा वेतन लेने वाले अथवा कुछ न लेने वाले अच्छे शिक्षकों का मिलना कठिन था। मेरी कल्पना यह थी कि साधारण शिक्षकों के हाथ में बच्चों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। शिक्षक को अक्षर ज्ञान चाहे थोड़ा हो, पर उसमें चरित्र बल तो होना ही चाहिए। इस काम के लिए मैंने सार्वजनिक रूप से स्वयं सेवकों की मांग की। उसके उत्तर में गंगाधर राव देशपांडे ने बाबा साहेब सोमण और पुंडलीक को भेजा। बंबई से अवंतिकाबाई गोखले आई, दक्षिण से आनंदीबाई आई। मैंने छोटे लाल, सुरेंद्रनाथ तथा अपने लड़के देवदास को बुला लिया। इसी बीच महादेव देसाई और नरहरि पारेख मुझे मिल गए थे। महादेव देसाई की पत्नी दुर्गा बहन और नरहरि पारेख की पत्नी मणि बहन भी आईं। मैंने कस्तूरबाई को भी बुला लिया था। शिक्षकों और शिक्षिकाओं का इतना संघ काफी था। श्रीमती अवंतिकाबाई और आनंदीबाई की गिनती तो शिक्षितों में हो सकती थी, पर मणि बहन पारेख और दुर्गा बहन को सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी गुजराती आती थी। कस्तूरबाई की पढ़ाई तो नहीं के बराबर थी। ये बहनें हिंदी भाषी बच्चों को किस प्रकार पढ़ाती? चर्चा करके मैंने बहनों को समझाया कि उन्हें बच्चों को व्याकरण नहीं बल्कि रहन सहन का तौर तरीका सिखाना है। पढ़ना लिखना सिखाने की अपेक्षा उन्हें स्वच्छता के नियम सिखाने हैं। उन्हें यह भी बताया
कि हिंदी, गुजराती, मराठी के बीच कोई बड़ा भेद नहीं है और पहले दर्जे में तो मुश्किल से अंक लिखना सिखाना है, इसलिए उन्हें कोई कठिनाई होगी ही नहीं। परिणाम ये निकला कि बहनों की कक्षाएं बहुत अच्छी तरह चलीं। बहनों में आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया और उन्हें अपने काम में रस भी आने लगा। अवंतिका बाई की पाठशाला आदर्श पाठशाला बन गई। उन्होंने अपनी पाठशाला में प्राण फूंक दिए। बहनों के द्वारा गांव के स्त्री समाज में भी हमारा प्रवेश हो सका था। पर मुझे पढ़ाई की व्यवस्था करके ही रुकना नहीं था। गांव में गंदगी की कोई सीमा नहीं थी। गलियों में कचरा, कुओं के आसपास कीचड़ और बदबू, आंगन इतने गंदे कि देखे न जा सके। बड़ों को स्वच्छता की शिक्षा की जरूरत थी। चंपारण के लोग रोगों से पीड़ित देखे जाते थे। जितना हो सके उतना सफाई का काम करके लोगों के जीवन के प्रत्येक विभाग में प्रवेश करने की हमारी वृत्ति थी। इस काम में डॉक्टरों की सहायता की जरूरत थी, इसलिए मैंने गोखले की सोसाइटी से डॉक्टर देव की मांग की। उनके साथ मेरी स्नेहगांठ तो बंध ही चुकी थी। 6 महीनों के लिए उनकी सेवा का लाभ मिला। उनकी देखरेख में शिक्षकों और शिक्षिकाओं को काम करना था। सबको यह समझा दिया गया कि कोई भी निलहों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों में ना पड़े, राजनीति को ना छुए, शिकायत करने वालों को मेरे पास भेज दे, कोई अपने क्षेत्र से बाहर एक कदम भी ना रखे। चंपारण के इन साथियों का नियम पालन अद्भुत था। मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता जब किसी ने दी हुई सूचनाओं का उल्लंघन किया हो। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय साथी। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।